नमस्कार, मैं रमेश मुस्कान मंच से हटके इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं वेद प्रकाश वेद और पहले एपिसोड में निश्चित रूप से आपको आनंद आया होगा। इसमें हम प्रस्तुत करते हैं मंच और श्रोताओं से संबंधित वो किस्से, वो कहानियाँ जो श्रोताओं को कभी पता नहीं लगेंगे। हाँ, मंच के सारे कवि जानते हैं, बहुत पॉपुलर किस्से हैं, लेकिन आप तक पहुंचाना चाहते हैं और डिजिटल खिड़की के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। बहुत पुराने कवि, 100 साल हो चुके कवि सम्मेलन को, वहाँ से लेकर अब तक के कवियों की जो निजी ज़िंदगी है, जो निजी किस्से हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। वेद भाई, बोलिए रमेश जी। एक किस्सा बहुत पॉपुलर है, आपको भी पता है, आपको क्या पूरे देश के कवियों को पता है। काका हाथरसी जी लोकप्रियता के शिखर पुरुष थे। हास्य व्यंग के, एक तरह से हास्य व्यंग को बहुत लोकप्रिय उन्होंने बनाया। उनका किस्सा है जो सारे कवियों को तो पता है लेकिन श्रोताओं तक नहीं पहुंचा होगा, वो आपको पहुंचाना चाहता हूं। काका जी और उनके साथ एक कवि थे। लंबी लंबी यात्राएं कवि सम्मेलनों की होती थी पहले। ऐसा तो था नहीं कि फ़्लाइट से जा रहे हैं और तुरंत पहुंच गए या सबको रिजर्वेशन मिल गया। तो जैसे जहाँ जगह मिल जाती थी वैसे यात्रा करनी पड़ती थी। कटनी के पास कहीं कार्यक्रम था, तो काका जी 3-3:30 बजे कार्यक्रम ख़त्म हुआ। काका जी उस कवि के साथ प्लेटफॉर्म पे आए, तो प्लेटफॉर्म पे देखा कि ट्रेन खड़ी हुई है लेकिन रिजर्वेशन था नहीं। जनरल के डिब्बे में भारी भीड़, भयंकर, हाँ भयंकर भीड़ थी। तो उन्होंने कहा कैसे होगा, क्या होगा। तो उनके साथ जो कवि थे, उनका नाम उस समय मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने अपनी बुद्धि लड़ाई। बोले रुको मैं व्यवस्था करता हूँ। वो एक रबड़ का सांप कहीं से उठा लाई, प्लेटफॉर्म से खरीद लाई खिलौने की दुकान से, और उन्होंने उसे बोगी में छोड़ दिया ट्रेन की में, और हल्ला मचा दिया, सांप 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 करके। थोड़ी देर में पूरी बोगी खाली। दोनों जने नीचे की बर्थ पे चद्दर बिछा के आराम से चद्दर तान के, थके हुए थे, पूरी रात कवि सम्मेलन किया था, तो चैन से सो गए। 12 बजे दोपहर के करीब उनकी नींद खुली, तो उन्होंने उठ के देखा कि बाहर प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है। तो काका जी ने कहा पता करो कौन सा स्टेशन आ गया। तो जो कवि थे उन्होंने एक चाय वाले को आवाज़ दी कि भैया कौन सा स्टेशन है। उन्होंने कहा कटनी है। न कटनी, कटनी से तो ट्रेन चली थी। बोले नहीं, ये वही ट्रेन है, ट्रेन तो चली गई, इस डिब्बे में सांप निकल आया था तो ये डिब्बा काट दिया गया था। तो ये तमाम तरह के किस्से हैं, और आपको इतने वर्ष हो गए तो आपको भी किस्सा कोई याद हो तो। कवियों में बड़ा मशहूर है किस्सा जो सुनाया रमेश अभी। और मुझे तो अभी एक अच्छी बात लगी कि जब ये कार्यक्रम के संबोधन में शुरू में आप श्रोताओं को, दर्शकों को बोल रहे थे कि पिछला एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा, उसमें श्रोताओं के किस्से सुना रहे थे। शुक्र मनाओ कि इस बार श्रोता हमारे सामने नहीं है, वरना वो बता देते हैं भी कैसा अच्छा लगा। अब ये रेल की बात चल रही है तो मुझे भी एक याद आ गया पुराना किस्सा। हमारे कवि मतलब किस तरह के हाजिर जवाब थे, कैसे वो काम निकालते थे। आदित्य जी के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो ताश खेलने के बहुत शौकीन थे। ओम प्रकाश आदित्य जी बहुत ज़्यादा शौकीन थे वो। हाँ, और ये ताश खेलना या कोई भी जब आदमी लीन होता है तो वो एक नशे की तरह हो जाता है, फिर उसके सिवा फिर कुछ सोचता नहीं है जब आनंद आता है। हाँ। तो एक वो रेलवे प्लेटफार्म पर आदित्य जी और देवराज दिनेश जी ताश खेल रहे थे। नीरज जी उन दिनों नए नए फिल्मों में गाने लिखने लगे थे, पॉपुलर होने लगे थे। तो जैसे कि कोई आदमी नया बहुत कुछ लिखता है तो उसको उमंग होती है सुनाने की। हाँ बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है वो इच्छा नीरज जी के अंदर भी थी। लेकिन ये लोग दोनों, दिनेश जी और आदित्य जी, ताश खेलने में इतने मशगूल थे कि सुनना ही नहीं चाह रहे थे। जब नीरज जी ने 2-4 बार कोशिश की सुनाने की, तो आदित्य जी ने एक कुली को बुलाया। एक कुली, इधर सुनो। कुली आया, ये लो 10 रुपए और जो साहब कहते रहे वो सुनते रहो। पूरे ताशों में इतना आनंद आ रहा था, अद्भुत ही होता है जी। मैं तो गया था जी अमेरिका। अच्छा। मैं पहली अमेरिका तो कई बार गए हो, वहाँ के किस्से सुनाओ। मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ पहली बार अमेरिका गया, तो बड़ा डरा हुआ था कि भाई विदेश जा रहे हैं,
पता नहीं लोग कैसा सुनेंगे, क्या सुनते होंगे। तो जब मैं पहुंच गया वहाँ, तो वहाँ देखा कि कार्यक्रम एक मंदिर में था, मंदिर का ऑडिटोरियम बना हुआ था। अधिकतर मंदिर में ही होते हैं वहाँ का। हाँ, मंदिरों के ऑडिटोरियम बने हुए हैं वहाँ पे, तो उसमें कार्यक्रम था। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंस लौटाया मेरा, मैं उछलता कूदता घूमूं। तो कुमार भाई ने कि बड़ा कॉन्फिडेंस में, क्या बात है? मैंने कहा भाई साहब कार्यक्रम मंदिर में है। बोले तो क्या हुआ? मैंने कहा कोई सुने चाहे नहीं सुने, भगवान जरूर सुनेगा। हाँ, मुझे भी कई बार अमेरिका जाने का मौका मिला। तो मैं पहली बार गया ना, 2015 में, अरुण भाई साथ थे, अरुण जेमनी जी। तो वहाँ पहले 3 कार्यक्रम लगातार मंदिर में थे। तो मैंने तीसरे कार्यक्रम में फिर अरुण से कहा, क्योंकि मेरी तो पहली यात्रा थी वो। मैं इनका घर वाले समझ रहे होंगे ये अमेरिका में गुलछर्रे उड़ा रहे, मुझे क्या पता है ये मंदिर मंदिर भटक रहा है। अरे अद्भुत ही था। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरा कॉन्फिडेंस इस कदर वापस आ गया था कि मैंने पहले ही कार्यक्रम में एक बड़ी लंबी सी कविता सुना दी। लंबी थी? हाँ, लंबी थी। हाँ, एक ही लाइन को कई बार रिपीट कर करके लंबी करके लंबा काव्य पाठ कर दिया। तो सामने से खड़ा हो गया, बोले जनाब जरा जल्दी कीजिए वरना आपका वीजा खत्म हो जाएगा। तो अद्भुत किस्से होते हैं अमेरिका, जहाँ भी जाओ। और एक बिल्कुल ये भी एक सच्ची घटना है, ये कुमार विश्वास जी इस बात के गवाह हैं, कभी मिले आप उनसे तो पूछिएगा। बफलो यूनिवर्सिटी के हॉल में कार्यक्रम था, वो नियाग्रा के पास ही है बफलो। तो कवि सम्मेलन शुरू हो रहा था, तो उसमें कुछ श्रोता कनाडा से आए थे। अच्छा। और कनाडा और बफलो में केवल वो नियाग्रा का पुल पार करना होता है, केवल मुश्किल से 1 किलोमीटर का जो भी है वो उसमें रास्ता है। तो वहाँ से एक महिला आई और हाँफते हाँफते हॉल के अंदर घुसी। तो जब कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था, कुमार भाई ने मुझे खड़ा कर दिया था कि भाई सुनाओ, शुरू करो। तो मैं कविता पढ़ रहा था, तो अचानक एक जुमला बड़ा प्रचलित सा है जो हम बोलते हैं मंचों पे कि आप समय से आए हैं, हम ही जल्दी शुरू हो गए हैं। एक व्यंग्यात्मक हास्य प्रयास की बात है वो बोलते हैं, वो मैंने बोल दिया। मैंने कहा जी आप समय से आई हैं, हम ही कुछ जल्दी शुरू हो गए। तो वो महिला तो भैया सामने आ गई बिल्कुल, और बोली हम आपसे और कुमार विश्वास जी से इतना प्रेम करते हैं, आपको पता है हम बहुत दूर कनाडा से आए हैं। अच्छा, तो दूर पे उन्होंने बड़ा जोर दिया था, जबकि वो केवल पुल पार करके आई थी। मैंने कहा जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत ऋणी है हम, वरना हम तो यहीं पास इंडिया से आए। तो ये बड़े आनंद के विषय हैं। अच्छा, अमेरिका का जिक्र किया तो कई बार श्रोता भी फंस जाते हैं। हाँ। और कवि भी फंस जाता है उसी में। हाँ। एक किस्सा मुझे बहुत बढ़िया याद आता है। वेद प्रकाश सुमन जी हमारे बड़े वरिष्ठ कवि हुए हैं। वो एक कार्यक्रम में बड़ौत के आसपास कार्यक्रम था, वहाँ कविता, अपनी प्रसिद्ध कविता है उनकी, वो लाश का बयान। हाँ। तो वो सुना रहे थे, वो जिसमें वो लाश से बातचीत करते हैं। तो अब चूंकि आप जानते हो बड़ौत के आसपास की विट तो अपने आप में ही कमाल है। हाँ। उसी मंच पर अरुण जेमनी जी और आदरणीय हरिओम पंवार जी भी बैठे हुए थे। तो वो आपस में बात कर रहे थे। तो सुमन जी ने उनको टोक दिया, भाई बात मत कीजिए। तो नीचे से एक श्रोता बोल पड़ा, बोला जी बहुत अच्छे, आपकी तो लाश भी बोल रही है, ये जिंदा भी ना बोलने। ये भी किस्से हो जाते हैं जिसमें पता नहीं लगता कि यहाँ श्रोता फंसे हुए हैं कि कवि फंसा हुआ है। श्रोता और कवि दोनों ही कमाल के होते हैं। और अंतिम किस्सा इस एपिसोड का मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और ये भी एक सच्ची घटना है। एक गोष्ठी में एक कवि ने दूसरे कवि की कविता सुना दी, तो उसे टोका गया कि भाई ये तो दूसरे कवि की है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो तैस में आ गया और गुस्से में उसने कविता में ही सफाई दी। बोला हम नहीं चुराते किसी के आंगन की धूप, अपनी ही कुटिया में सूर्य उगा लेंगे, हमें नहीं चाहिए उधार का गंगा जल, हम इन आंसुओं को ही गंगा जल बना लेंगे। बाद में पता लगी ये भी किसी और की थी। तो ऐसे रोचक किस्से आप सुनते रहिए। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ तक हो सके लोगों तक हंसी और ठाके बांटिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।